हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बगल में लगी हुई घंटी को दबाएं। प्रजातंत्र टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव, इंदौर के, मध्य प्रदेश के और अब बंगाल के बहुत बड़े नेता, जिनके जिम्मे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी ने जिनको दी है। कैलाश जी, प्रजातंत्र टॉक्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद हेमंत जी। एक बात जो हमेशा लोग कहते हैं कि कैलाश जी जब शीर्ष पर होते हैं या जब शीर्ष पर जा रहे होते हैं, तब कोई एक घटना इससे घटती है कि वो लगता है कि कोई चीज़ हाथ में आने से रह गई। मेरे को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मेरे पास तो जो है मैं उसको बहुत संभाल कर चलूँ, उसमें खूब अच्छा काम करूँ और अच्छे परिणाम दूँ। हमेशा मेरा सपना यही रहा, मेरा संकल्प भी यही रहा और इसलिए ऐसा कुछ नहीं। लोगों को ज़रूर दिखता है कि कोई मुझे मिलने वाला है और एक घटना हो गई जिसके कारण नहीं मिला। देखिए, डेस्टिनी है ये। जैसे कि उमा जी के समय से अगर बात करें तो उमा जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उनको मुख्यमंत्री बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी मानी जाती थी। उसके बाद उमा जी के बाद की जब बात आती थी तो फिर ये था कि कैलाश जी होंगे। शिवराज जी को भी जब मुख्यमंत्री बने शिवराज जी, तो उनको बनाने में आपकी भूमिका थी। जो सपोर्टर है या जो आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो आपको एक उस तरह की जिम्मेदारी के पद पर देखना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उनकी इच्छा जो है पूरी नहीं हो पाती। देखिए, लोग एज्यूम करते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने उमा जी को मुख्यमंत्री बनाया। पार्टी का निर्णय है। मैं एक जवाबदारी वाले पद पर रहता हूँ तो मैं सपोर्ट करता हूँ, तो कहीं मेरा चेहरा आगे लग जाता कि उमा जी को मुख्यमंत्री मैंने बनाया। मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया। शिवराज जी को बनवाने में तो महत्वपूर्ण भूमिका आपकी थी, सब जानते हैं बात तो। शिवराज जी को भी बनाने में कोई मेरी भूमिका थी ऐसा नहीं है, पर हाँ, उस समय प्रमोद जी, अरुण जी, संजय जोशी जी सब लोग थे। उन लोगों ने कुछ काम दिया था जवाबदारीपूर्ण, वो मैंने किया था और इसलिए शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने तो मेरी एक भूमिका थी, उन्होंने जो काम दिया था वो मैंने किया। आज भी मैं हेमंत जी जहाँ पर हूँ, आप समझ सकते हैं कि मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी की टीम का एक सदस्य हूँ। मैं इसको गौरव मानता हूँ। मतलब इससे इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। लेकिन जैसे बंगाल की बात करें कि बंगाल में आप इतने अच्छे रिजल्ट लेके आए, उम्मीद नहीं थी जब आपको भेजा गया, सबको लग रहा था कि ये तो अब पता नहीं क्या होगा। मतलब जो कहा जाता है कि भाई उस समय बंगाल जीतने के बाद तो कैलाश जी ने जो है कई महत्वपूर्ण पदों पे, कई मंत्री जो हैं कैलाश जी के कहने पे बने, जो आपने शायद सजेस्ट किए होंगे या आपके कहने पे चीज़ें हुई हैं। लेकिन उस पूरे उसमें भी कहीं ना कहीं कैलाश जी जो है वो हमको तो नज़र नहीं आते हैं। जैसे आपके प्रश्न में ही उत्तर भी है। जैसा आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे मंत्री बने हैं जो जिनको मैंने सपोर्ट किया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मेरा स्थान है कि मैं जिसको बोल रहा हूँ, व्यक्ति मंत्री बन रहा है। मैं जिस पद पर हूँ वो बहुत बड़ा पद है और भारतीय जनता पार्टी का महासचिव होना, मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी की टीम में काम करना, ये बहुत दुर्लभ व्यक्तियों को ही इस प्रकार का अवसर मिलता है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अवसर मुझे है और इसलिए इससे आगे कहाँ जाऊँ। तो कोई प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकता अभी। इसलिए जहाँ हूँ मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बंगाल में जिस तरह की मेहनत आपने की थी और जितनी वो थी, तो कहीं ना कहीं लगा कि इंदौर में भी चूँकि इसी तरह की जब पार्टी को जो है मजबूत करना था, जब पार्टी अपने संघर्ष के दौर में थी, वैसी मेहनत जो है आपने इंदौर में, या जब 2 नंबर में आप पहली बार चुनाव लड़े या पार्षद का चुनाव लड़े, तो वो मेहनत, क्या बंगाल वाली मेहनत और ये मेहनत, आप कहीं इसमें दोनों में सामंजस्य पाते हैं? देखिए, बंगाल का राजनीतिक संस्कृति बिल्कुल अलग है और हमारे यहाँ की बहुत अलग है। बहुत हमारे यहाँ सहज है, सरल है, सौजन्यता है राजनीति के अंदर। वहाँ तो बहुत विषैली है राजनीति। वहाँ दुश्मन की तरह देखा जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि आज तक मेरा और ममता जी का पिछले 5.5 साल में आमना-सामना भी नहीं हुआ। तो और कभी हुआ भी 1-2 बार तो हम लोगों ने एक दूसरे से नज़र चुरा के और निकल गए। मतलब मिलना भी वहाँ पर लोग नहीं मानते। यहाँ तक कि वहाँ के मंत्री जो मेरे परिचित थे, जो मेरे पुराने परिचित थे, वो भी वहाँ मिलते नहीं, डरते हैं, इतना भय है लोगों में। तो वहाँ की राजनीति एक अलग प्रकार की विषैली राजनीति है। हिंसा है राजनीति में, प्रतिहिंसा है राजनीति के अंदर। देखिए, वहाँ तो पार्टी संगठन भी नहीं था। इस सब के बीच में कैसे, मतलब शुरुआत कैसे हुई? मुझे इस बात का गर्व है कि प्रधानमंत्री जी की बड़ी कृपा रही और अमित शाह जी का खुला एकदम एकदम खुला सपोर्ट जिसे कहते हैं ना, वो रहा। मतलब एक घटना बताता हूँ आपको कि मैं एक बार घिर गया एक मुस्लिम एरिया के अंदर। मुझे षड्यंत्रपूर्वक घेरा गया पुलिस के सहयोग से और लगभग 1000-1500 लोग हथियार लेकर खड़े थे और मैंने देखा कि हमारी सिक्योरिटी भी उस समय घबरा गई कि सर यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये अपन बहुत खतरे वाली जगह पर आ गए। तो मैंने बोला क्या करना चाहिए, तो मैंने अमित भाई को फ़ोन लगाया। उनकी ऐसी बात है और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। 10 मिनट के अंदर उन्होंने वहाँ के डीजी, सीएस सबको जिस भाषा में वो बात करते हैं उस भाषा में बात की और उन्होंने कहा कि अगर कैलाश विजय को खरोच भी आ गई तो याद रखना मैं ठीक कर दूंगा सबको।
और मैंने देखा कि 10, 12, 15 मिनट के अंदर एडिशनल एसपी, सीएसपी सब आ गए और मुझे वहाँ से निकाल के ले गए। तो एक ये दबंगता है उनकी, अमित भाई की, जिनकी हिम्मत के कारण मैं वहाँ पर मैंने काम किया, इस विश्वास के साथ कि अमित भाई दिल्ली में बैठे हैं और मैं एक फ़ोन करूँगा और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये मैंने आजमाया भी 2-3 बार, ऐसा नहीं है कि हमेशा जब भी ऐसा फ़ोन संकट का समय आया उन्होंने तत्काल एक्शन लिए। तो ये एक हिम्मत रहती है। देखिए, कार्यकर्ता जब काम करता है जब उसका नेता उसके साथ बिल्कुल विश्वास के साथ खड़ा हो। दबंगी के साथ तो इंदौर में भी आपने जब अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, तो वो भी दौर मुझे लगता है कि दौर जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 है, जो मील एरिया का जो क्षेत्र था, वहाँ भी वैसी ही स्थिति थी। काफ़ी हेमंत जी, वहाँ संभव नहीं था कि भाजपा का एक कार्यकर्ता या भाजपा का एक पार्षद जो है चुनाव जीत पाए, जो अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो। हाँ, हेमंत जी, शायद आप तो शुरुआत से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं। देखिए, अब समय उस समय ऐसा था कि गुंडागिर्दी तो होती थी और फिर पंडित कृपाशंकर जी शुक्ला जैसे लोग यहाँ पर चुनाव लड़ने आए, तो निश्चित रूप से उस समय उनकी सत्ता थी। पार्षद के चुनाव के वक्त भी मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ जनसंपर्क करने के लिए मेरी कॉलोनी के लोग साथ में नहीं निकलते थे, क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी में उस समय भयंकर गुंडे, बड़े-बड़े, उस ज़माने के बड़े-बड़े और वो गुंडे थे। चुनाव भी आप जीते थे। वो चुनाव भी मैं जीता था। हाँ, बताएं आगे। इसलिए कि मेरी माताजी का बड़ा प्रभाव था। हम लोग बचपन से ही पूरे कॉलोनी के अंदर भजन, रामायण मंडल, ये सब हम लोग घर-घर में हमारा प्रवेश था। घर-घर में हम जाते थे, तो लोग हमें व्यक्तिगत रूप से जानते थे। तो ये बात सही है कि कांग्रेस का उम्मीदवार जनसंपर्क करने निकलता था तो उसके साथ 250, 300, 400 लोग निकलते थे और मैं जनसंपर्क करने निकलता तो मेरे साथ 4 लोग रहते थे। सब डरते थे मेरे साथ घूमने में। और पर लोगों के दिल में हमने राज कर रखा था और ये मुझे विश्वास था कि भले ही लोग इनके साथ घूम रहे पर वोट मुझे देंगे और मैं बहुत भारी वोट से जीता था उस वक्त। पार्षद का चुनाव भी मैं उस ज़माने में 800-900 वोट से जीता था। तो 2 नंबर यदि हमारा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हुआ तो इसका कारण ये है कि हमने लोगों के दिल में राज किया। लोगों के हर बुरे वक्त पर हम साथ में खड़े रहे और इसलिए आज भी हम कहते हैं कि कोई भी आके लड़ ले हमारे क्षेत्र से, हमको कोई नहीं हरा सकता नहीं, ये है। तो मैंने तो कुछ और, जो मेरा जो मानना है कुछ और है कि आपको जो है हर उस जगह पार्टी जो है भिजवा दी लड़ने के लिए जहाँ की लगता है कि यहाँ संकट है चुनाव जीतने का, तो वहाँ कैलाश जी को आगे कर दिया जाता है। मुझे कहते हुए गर्व है कि 4 नंबर जब मैं लड़ा तो 4 नंबर कभी एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, एक बार कांग्रेस जीती थी। मैं गया, मैंने जाके वहाँ पर इतना काम किया कि बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी। मतलब मैं एक बार विधायक रहा, कम से कम 50,000 लोगों को मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। फिर 2 नंबर में आया, 2 नंबर में कभी नहीं जीते थे हम आज़ादी के बाद, कभी भी नहीं जीते थे। मतलब 77 में भी यहाँ पर सारी सीट जनता पार्टी जीती थी, यहाँ पर जगदीश शर्मा जीते थे, क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ था। जब मुझे टिकट दिया तो मैं जीता भी, फिर यहाँ लोगों की इतनी सेवा की कि अब वो गढ़ हो गया। एक बड़ी मिसाल जो है, जो मजदूर महाराष्ट्र से चले थे या गुजरात से चले थे और जिस तरीके से वो अपने देशों में जा रहे थे, अपने प्रदेशों में जा रहे थे, और उनकी जो सेवा इंदौर में हुई है, मैं समझता कैसे हूँ देखते हैं आप इसको? मैं समझता हूँ कि मुझे याद है कि जैसे ही राजा शर्मा पत्रकार है, उनका मैंने देखा एक ट्वीट देखा और मेरे को एकदम बस सीधा रमेश जी को लेकर और बाईपास पे गया। मैंने देखा कि बहुत सारे मजदूर पैदल जा रहे हैं। मैंने वहीं से मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किया कि अपने प्रदेश में कोई पैदल नहीं चलना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैंने कहा बसें खड़ी हुई है, आप बोल दीजिए कि बसें लगाएं और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में खोलें, बाकी भोजन की व्यवस्था मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। तो उन्होंने भी तत्काल सारे कलेक्टर को फ़ोन किए। हमारे विष्णु शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने और सुहास जी ने सारे जिलाध्यक्ष को फ़ोन किए। मेरे भी जहाँ कार्यकर्ता संपर्क में थे, सेंधवा से लेकर गुना तक मैंने भी फ़ोन किया। उन्होंने सब जगह मैंने कहा भोजनालय चलाओ। और आपने देखा होगा कि सेंधवा से लेकर पूरे एबी रोड पर ग्वालियर तक लोगों ने खूब सेवा की। मध्य प्रदेश में जितनी सेवा मजदूरों की हुई उतनी कहीं नहीं हुई। तो ये एक इंदौर की तासीर है। देखिए हेमंत जी, कभी कभी मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ, क्योंकि इस इंदौर को बनाने में मैंने भी थोड़ा सा मेरा योगदान है। जब इंदौर की बदनामी होती है तो मेरी नींद उड़ जाती है। टाटपट्टी बाखल की घटना हुई और मेरे पास अमेरिका और कनाडा से फ़ोन आए, क्या हो रहा है इंदौर में? तो मैं तो विचलित हो गया और मैं उसी वक्त दूसरे दिन गया वहाँ पर टाटपट्टी बाखल। वहाँ पर मैंने डॉक्टर से बात की, वो डॉक्टर तृप्ति का नाम जानता हूँ मैं, बाकी उसके साथ एक और डॉक्टर थी। मैंने उनसे बात की, मैंने उनके सीएम से बात कराई, मैंने मनोबल बढ़ाया उनका और मैंने कहा कि टाटपट्टी बाखल इंदौर नहीं है, इंदौर देखना हो तो बाईपास पे जाकर देखो। ये बाईपास जो काम कर रहा है, ये सेवा की भावना इंदौर के अंदर है। एक घटना के कारण इंदौर बदनाम हो जाए तो ये बहुत ज़रूरी था कि वो कलंक मिटाना, और मुझे गर्व है कि इंदौर के लोगों ने मजदूरों की सेवा करके वो कलंक को मिटाया। फिर राजनीति पे आते हैं। जो पिछले भाजपा के 2 या 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो उमा जी रही हों या उमा जी के बाद वाला दौर बाबूलाल गौर रहे हों या शिवराज जी के टेन्योर रहे हों,
एक जो बात मानी जाती थी, जो कही जाती थी कि सब कैलाश जी की टीम जो है वो तो विपक्ष में ही रही है, कांग्रेस में भी विपक्ष में थी और अभी भी विपक्ष में है। ये एक बात इस तरह की कही जाती थी कि उस तरह का सपोर्ट जो है, जो भी मुख्यमंत्री होता था, प्रदेश का नेता होता, वो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा, तो ये क्या आपसे कोई डर होता है उनको, या कोई कंपटीशन होती है, या क्या आखिर होता था ये? ऐसा होता तो नहीं, पर कई बार क्या होता है कि अधिकारी भी हम नेताओं को मिसगाइड करते हैं। तो नेताओं को भी चाहिए कि अधिकारी की बात नहीं सुने, कार्यकर्ताओं की बात पर विश्वास करें। उस गलतफहमी के कारण कई बार ऐसा हो जाता है, एक दो घटनाओं के कारण फिर लोगों का मानस ऐसा बन जाता है। हमेशा तो नहीं होता है, पर एक आध घटना कभी ऐसे हो जाती है, लोगों को लगता है यार ये कैलाश जी का आदमी, देखो इसको प्रताड़ित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो ये सब अधिकारियों की गड़बड़ी के कारण होता है। वैसे भी चाहे बाबूलाल जी गौर हो, जो इस दुनिया में नहीं है, जब मिलने के बाद बात करो तो वो महसूस करते हैं कि हाँ यार गलती हो गई। अधिकारियों की डांटते भी हैं। शिवराज जी से तो खैर हमारी अंतरंग की मित्रता है, पर वो भी कई बार इस प्रकार के निर्णय ले लेते थे जिसके कारण पब्लिक को ऐसा लगता था कि लेकिन शिवराज जी का जो ये जो दौरा है, जब अब इस बार जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो चूंकि हम लोग को देख भी रहे थे, जब पहली विजिट हुई उनकी इंदौर में, तो वो उन्होंने बार बार वो कैलाश जी कहाँ हैं, कैलाश जी की जो है वो बहुत मतलब उन्होंने 2-3 बार कैलाश जी को आपको बुलाया भी और साथ में भी रखा। तो ये एक बदलाव जो है वो नहीं, शुरू से वो उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। व्यक्तिगत रूप से मेरा मान सम्मान शिवराज जी ने बहुत रखा है, हमेशा। मतलब मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि शिवराज जी ने मुझे हर्ट किया हो। पर कभी कभी कुछ घटना ऐसी हो जाती है, कुछ काम ऐसे हो जाते हैं प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, जिससे ऐसा लगता है कि कैलाश जी के लोगों को प्रताड़ित किया गया। तो एक इमेज ऐसी बन जाती है कि यार शिवराज जी कैलाश जी के खिलाफ है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि शिवराज जी ने हमेशा मेरे मान सम्मान का ध्यान रखा। और विशेषकर अभी इस लॉकडाउन के दौरान ऐसा कोई भी दिन नहीं गया कि उन्होंने सुबह मुझसे बात नहीं की हो, और जो मैंने सुझाव दिए हों वो उन्होंने माने नहीं हों। तो जब मेरी और शिवराज जी की जो केमिस्ट्री है वो दिल की केमिस्ट्री लोग समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए कई बार ऐसी गलतफहमियां बाजार में उड़ जाती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं, हम बिल्कुल दिल से आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। एक जो सवाल जो कई लोगों के मन में है, कई लोगों के दिल में, कि सब कैलाश जी ने जो है आकाश जी को टिकट दिलवाने में जो है वो अपना वीटो पावर यूज़ किया था। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, तो आज आपसे ही जानना चाहते हैं ये। और इसी का एक जो दूसरा पक्ष जो हिस्सा है सवाल का, वो ये कि इसके कारण कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाई थी। अच्छा है, पहली बार मैं इस प्रश्न का किसी ने पूछा, मैं जवाब भी देता हूँ सार्वजनिक रूप से। देखिए, आकाश को टिकट मिले ये मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को कहा, अमित शाह जी को, इसके अलावा किसी को भी नहीं कहा। और मैंने कहा मैं किसी से बोलूँगा भी नहीं। उन्होंने कहा यार तुम लड़ो। तो मैंने कहा कि मैं जनता के बीच में न्याय नहीं कर पाऊँगा, और मैं लड़ूंगा जनता के बीच में न्याय करूँगा तो फिर बंगाल के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा। मेरी प्राथमिकता बंगाल है, इसलिए मुझे अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कि जब भी मैं चुनाव लड़ूंगा तो जनता के बीच मुझे जाना पड़ेगा, जनता की समस्या का निराकरण करना पड़ेगा, तो फिर बंगाल के साथ न्याय नहीं करूँगा। तो मुझे बंगाल के साथ अगर न्याय करना है तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अगर आप चाहो तो आकाश को दे सकते हो, क्योंकि उसने पूरा महू संभाला है, तो कहाँ से लड़ना चाहेगा वो। इसमें वीटो जैसी कोई बात थी नहीं, नहीं, इसमें तो सवाल ही नहीं। मैंने तो एक व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से कहा ही नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा शिवराज जी से, तो शिवराज जी ने मुझसे पूछा, नरेंद्र सिंह जी ने मुझसे पूछा कि यार आकाश को टिकट देना, आप क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा नहीं, आकाश देना हो तो आकाश को दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वीटो पावर का तो सवाल ही नहीं है। मतलब मैं नहीं समझता कि मैं कोई वीटो पावर जैसा वहाँ पर अधिकार है मेरे पास चुनाव समिति के अंदर। चुनाव समिति में भी मैं नहीं हूँ, और इसलिए प्रधानमंत्री जी नाराज़ हैं ये पता नहीं कहाँ से बात आई। प्रधानमंत्री जी खुद चुनाव समिति के सदस्य हैं। यदि टिकट नहीं, उस समय आपके पार्टी के एक नेता ने शायद बाहर निकल के ये कोई चैनल को किसी को कहा था कि प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर उन्होंने कुछ कहा, राजीव प्रताप रूडी का शायद ना वो दूसरा विषय था। वो दूसरा विषय था, वो बेट वाला काम, जो बेट वाली लड़ाई थी उसमें उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की थी, उसमें नाराज़गी व्यक्त की थी उन्होंने। बाकी इसमें तो कोई नाराज़गी, उनके प्रधानमंत्री जी की सहमति से टिकट मिला हुआ, क्योंकि चुनाव समिति निर्णय करती है, इसलिए उनकी नाराज़गी को आकाश जी के टिकट पे पहली बार आप किसी मीडिया से या किसी उस पर पहली बार आप बात कर रहे हैं? हाँ, ये पहली बार ये बात पहली बार ही। देखिए हेमंत जी, ये भी बात पहली बार कर रहा हूँ, और दूसरी बात मैं भी एक और बता दूँ इससे जुड़ी हुई बात, कि ये भी आया विषय कि कहाँ से मिले उसको टिकट, इंदौर से मिले कि महू से मिले। तो मैंने कहा कहीं से भी दे दो। पर उस वक्त मैं आज बहुत जवाबदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि 3 नंबर में उषा जी लड़ना चाहती थी,
पर जो सर्वे था उसमें उनके खिलाफ काफ़ी निगेटिविटी थी। तो कहाँ से लड़े वो, तो उनको टिकट देना चाहिए। तो मैंने रिकमेंड किया, मैंने कहा आप महू से दे दो, मैं जिता दूंगा। महू में आपकी टीम ने पूरी सपोर्ट भी किया था? पूरा उनको? सपोर्ट जी, किया। जी, जी। और एक बात और बता दूं कि मैंने वहाँ पर अच्छा पैसा खर्च किया, उनको बताया भी नहीं, उनको बिना बताए मैं गया हूँ। और वहाँ क्योंकि मुझे ऊपर से था कि उषा जी जीतना चाहिए, मैंने कहा मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 10,000 से ज़्यादा वोट से मुझे लगता जीतेंगे। है आपने सबसे ज़्यादा मेहनत जिन सीट पे की है उसमें एक महू वाली उसमें सीट एक भी महू थी। वाली सीट भी, जिसमें रात को 2-2 बजे गया। तो उस समय जब मालवा की पूरी मेरे को जवाबदारी थी, तो मैं रात को आने के बाद सीधा महू भागता था और महू में जाकर पूरा सेटिंग करके ये आता था। कहाँ गड़बड़ कहाँ हुई थी आखिर? क्यों सरकार हाथ से क्यों चली गई थी विधानसभा चुनाव में? मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमने काफ़ी मंथन किया था, तो कुछ ऐसे टिकट्स थे जो हमें बदलना थे, हम बदलने का साहस नहीं कर पाए। बस इसी कारण मालवा के 4-5 टिकट ऐसे थे, मैं बताऊंगा नहीं उन टिकटों के बारे में, पर 4-5 टिकट थे और मैंने व्यक्तिगत रूप से शिवराज जी से बोला था कि टिकट बदलना चाहिए। अब किसी भी ज़िले में अगर आप एक टिकट गलत दे दो ना तो ज़िला बैठ जाता हो, तो इसलिए टिकट देते वक्त ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि व्यक्तिगत मोहमाया को छोड़कर जीतने वाले व्यक्ति को टिकट दें, तो फिर तकलीफ़ नहीं होती। जैसे मैं बताता नहीं हूँ, हर ज़िले में एक टिकट गलत था, हर ज़िले में मालवा के एक टिकट ऐसा था जो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत अटैचमेंट के कारण दिया गया, इसलिए यह परिणाम गलत है। एक और सीधा सवाल करना चाहता हूँ आपसे। आकाश विजयवर्गीय जी का जो बल्लाकांड हुआ, जो उन्होंने किया, क्या उस घटना से कैलाश विजयवर्गीय जी के राजनीतिक कद पर कोई असर पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने नाराज़गी व्यक्त की, पर वो एक तत्कालिक उनकी नाराज़गी थी और उनको वो समय विदेश से आए थे उसी वक्त, और उनको सही बात की जानकारी भी शायद मिली हो, नहीं मिली हो, पर बाद में फिर अमित भाई ने उनको बता दिया तो वो सारी चीज़ें उसी वक्त ख़त्म हो गई थी। तो मैं नहीं लगता कि उससे के कारण मुझे कोई फ़र्क पड़ा है। मैं तो जब भी महामंत्री था, आज भी महामंत्री हूँ। कैलाश जी को राजनीति का फिनिक्स कहा जाता है कि साहब वो कितनी भी नेगेटिव स्थिति हो जाए, वो कहीं भी कितना भी आप उनका नुकसान हो जाए, लेकिन वो फिर जो है वो अपनी जगह जो है वो फिर हासिल कर लेते हैं। मुझे हमेशा आत्मविश्वास रहा है कि मैंने राजनीति के अंदर हमेशा पवित्रता से काम किया, और जहाँ कहीं गलती हुई मुझसे तो मैंने स्वीकार भी की, उसको सुधारने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि गलती नहीं हुई मुझसे, जहाँ गलती हुई मैंने सुधारने की कोशिश की और मैंने स्वीकार की कि ये गलती हुई मुझसे। विश्वसनीयता आपके लीडर को आपके प्रति होना चाहिए। यदि आपने कह दिया कि सही है तो वो माने कि ये सही है, आपने कहा नहीं नहीं ये गलत है तो फिर वो माने कि ये गलत है, फिर वो प्रश्न चिन्ह नहीं करे। तो ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे लीडर्स को मेरे ऊपर विश्वास है, और मुझे इस बात का आत्मविश्वास है कि कभी कोई निगेटिव स्थिति आ जाती है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति में इस प्रकार झूठे आरोप लगना, झूठे तरीके से बदनाम करना, फिर आप क्षमा करना, आप पत्रकार हैं, मीडिया में भी एक ग्रुप काम करता है जो टारगेट करके व्यक्ति को निशाने पर लेता है। तो मैं भी एक मीडिया ग्रुप के निशाने पर रहता हूँ हमेशा। आपका नज़रिया है, आप छापो जैसा छापो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, आप कैसा भी छापो, तो ये मुझे मालूम है। कैलाश जी जब महापौर थे तब इंदौर में जो है उस समय प्रदेश में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे, तो लोगों का ऐसा मानना है कि सब इंदौर में जो कांग्रेसी नेता है उनसे ज़्यादा उस समय कैलाश जी की चलती थी। ये भी राज मैं आज खोलता हूँ, है ना। उस समय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, सज्जन वर्मा नगरीय प्रशासन मंत्री थे, ये हर काम में अड़ंगा लगाते थे। और मैंने फिर दिग्विजय सिंह जी से कहा कि भाई मुझे बहुत परेशानी हो रही काम करने में, तो फिर उसके बाद जो अक्ट्राय क्षतिपूर्ति का पैसा मिलता था वो भी इन्होंने काटना चालू कर दिया। पुरानी सरकार का कर्ज था वो हमसे वसूलना चालू कर दिया। पुरानी सरकार के वक्त तो उन्होंने पैसा नहीं काटा, जैसे ही हम लोग आए इन्होंने पैसा काटना चालू कर दिया। मैं उस समय विधायक भी था, मैंने विधानसभा में हल्ला मचाया। तो मैंने कहा कि मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा मुख्यमंत्री जी आपके दरवाजे पर, और मैं बोल कर निकल गया। विधानसभा ख़त्म हो गई। एवी सिंह उस समय चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। मैं बेरागढ़ तक पहुंचा, उस समय उनका फ़ोन आया, बोले एवी बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलिए। बोले यार आज आपने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अच्छा नहीं बोला। तो मैंने कहा कि मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, तनख्वाह नहीं बांट पा रहा हूँ, और आप इंदौर शहर का मेरे को विकास करना है और आप पैसे काटे जा रहे हो, नगरीय प्रशासन मंत्री मुझे रोज़ परेशान करते हैं। तो बोले कि एक बार आके उनसे मिल लो। मैंने कहा 2 बार मिल चुका हूँ मैं और बता चुका हूँ उनको। तो बोले नहीं एक बार मिलो, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। तो मैं बेरागढ़ से आगे निकला और सोनकच्छ और
आष्टा और बेरागढ़ के बीच में था, इतने में दिग्विजय सिंह जी का फ़ोन आया। मैं दिग्विजय बोल रहा हूँ। तो यार तुम बहुत गुस्सा करते हो। मैंने कहा भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए करता हूँ। कहाँ पहुँच गए? तो मैंने कहा मैं आष्टा पहुँचने वाला हूँ। पलट के आया, रात में साथ में भोजन करते हैं। मैं पलट के गया, उस दिन भोजन किया। हेमंत भाई उस दिन का दिन है, हमने बैठकर मैंने पूरा दास्तान सुनाया उनको। और मैंने कहा कि मैं जहाँ आपको लगे कि मैं बेईमानी करूँ नगर निगम में, तो आप मुख्यमंत्री हो, मेरी गर्दन दबा देना, पर मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ तो आपका सहयोग चाहिए। मुझे कहते हुए फ़क्र है इस बात का कि उस समय दिग्विजय सिंह जी के उस दिन के बाद से आज तक हमारे संबंधों में कभी भी खटास नहीं आई और विश्वसनीयता हमारी एक दूसरे के प्रति कायम है। और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए आउट ऑफ द वे जाके मेरी मदद की, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। और उसके कारण कांग्रेस के लोग उनसे नाराज़ रहते थे, पर वो कहते थे कि नहीं यार वो काम अच्छा कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। मैंने आउट ऑफ द वे जाके काम किया जिसमें पेपर में मैं गलत था। जैसे एक बार की मैं बात बताता हूँ, आपको याद हो तो उसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक सायाजी होटल में थी, मुझे एकदम प्रमोद महाजन जी का फ़ोन आया। बोले यार कैलाश तुमको ये बैठक संभालनी है। 20 दिन बाकी थे हेमंत जी। मैंने पूरे इंदौर का रंग रोगन कर दिया एकदम, और सायाजी होटल के आसपास की सड़क, विजयनगर थाना सड़क पर था, मैंने वो तोड़ दिया और सड़क बना दी रातों रात बिल्कुल। और अब देखिए उस समय परीक्षा की घड़ी थी। छोटू शुक्ला उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने मेरी खूब सारी शिकायत की कि टेंडर बाद में हुए, सड़क पहले बन गई, और मेरी शिकायत बिल्कुल सही थी। वो दिग्विजय सिंह जी ने पर्सनल एक इंजीनियर को जवाबदारी दी, एक IAS अधिकारी को जवाबदारी दी। बोले देख क्या इसमें क्या गड़बड़ी हुई। एक भी गड़बड़ी नहीं थी, पेपर की गड़बड़ी थी कि टेंडर, चूँकि उस दिन मैं 20 दिन में बुलाना था और मेरे को 20 दिन में काम कंप्लीट करना था, तो ठेकेदार से मैंने काम करा दिया। और टेक्निकली उसमें गलती थी, पर उसमें कहीं बेईमानी नहीं थी। उन्होंने पूरी की पूरी रिपोर्ट को, शिकायत को ऐसे फाड़ा और डस्टबिन में डाल दी। और यदि वो चाहते तो मुझे उसमें फंसा भी सकते थे, मेरा मेयर पद भी जा सकता था। पर उन्होंने बोले नहीं नहीं यार तुमने बहुत अच्छा काम किया। आखिर दिल्ली से इतने सारे नेता आ रहे थे और ये बात आप इंदौर में पहली बार आज कहीं पहली डिस्क्लोज कर रहे हैं। पहली बार कि उन्होंने बोला बहुत अच्छा काम किया तुमने यार, आखिर हमारे शहर की इज्जत बढ़ाई तुमने। तो और वो संबंध आपके आज तक कायम है दिग्विजय सिंह जी? विश्वसनीयता है, मतलब ये उनको विश्वास है, मुझे भी विश्वास है कि दिग्विजय सिंह जी अगर अकेले में बैठकर अगर मुझसे कुछ कहेंगे तो सही होगा। राजनीतिक बयानबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनमें राजनीति के प्रवाह को मोड़ने की क्षमता है। मतलब मैं प्रशंसा वाली बात करूँगा तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, पर मुझे याद है बाबा रामदेव उस समय पिक पर थे। बाबा रामदेव के खिलाफ यदि किसी ने दमदारी से बयान दिए, और हाँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बार बाबा रामदेव के खिलाफ दमदारी से कोई राजनेता खड़ा हुआ और जिन्होंने बाबा रामदेव को परेशान भी किया, तो वो प्रवाह को मोड़ने की ताकत रखते हैं, उनमें एक आत्मविश्वास है। आपकी जो अगली पीढ़ी है, आकाश जी और जयवर्धन की भी, उनके बीच भी ये दोस्ती जो है वो हाँ, मैं तो चाहता हूँ, देखिए राजनीति में सौजन्यता बनी रहना चाहिए। वैचारिक मतभेद अलग होते हैं, पर व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि अब इस समय जो दो चला राजनीति का, उसमें ये संबंध अब निभाने की बात होती है, सामंजस्य रखा जा रहा है या रखा जाता है? देखिए कमलनाथ जी की सरकार के आने के बाद ये प्रदूषित हो गया, और कमलनाथ जी ने बड़ा टारगेट करके लोगों को हिट किया कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का कार्यकर्ता। उससे एक राजनीतिक द्वेषता नीचे तक पहुंच गई है। ये बहुत खतरनाक है। 15 महीने की सरकार में जो सबसे गंदा काम कमलनाथ जी ने किया, वो किया राजनेताओं के बीच में जहर डालने का। तो आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी? क्या वो उनको गलत जानकारी दी जा रही थी, या वो एक तयशुदा सोच के साथ काम कर रहे थे? आपको क्या लगता है? देखिए उनके सलाहकार कुछ गलत होंगे, अदरवाइज़ मेरे भी उनसे काफ़ी पुराने संबंध रहे, बहुत अच्छे संबंध रहे, और वो इस प्रकार के आदमी नहीं थे। पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पता नहीं क्यों मध्य प्रदेश में उन्होंने जिस तरीके से काम किया, चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के ओटले तोड़ा देना, गुमटे तोड़वा देना, ये काम कभी किसी ने नहीं किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे एक नगर निगम का अधिकारी आया, कहने लगा कि आपके मकान की भी शिकायत आई है, आपके मकान की भी हो सकता है नफ्ती करने आना पड़े नगर निगम के कर्मचारियों को। मैंने कहा आओ भैया स्वागत है। इस प्रकार राजनीति कभी भी नहीं हुई मध्य प्रदेश में, और ये घिनौना काम किया कमलनाथ जी ने। मैं इसकी ज़िंदगी भर उनकी निंदा करूँगा। ये सरकार गिरी क्यों? कांग्रेस सरकार गिरी क्यों? इसी कारण से देखिए,
यदि आप पॉजिटिव काम करेंगे तो ईश्वर भी आपके साथ रहेगा, यदि आप नेगेटिव काम करेंगे तो ईश्वर भी आपका साथ छोड़ देगा। यदि आपको सत्ता मिल गई तो आपका फ़र्ज था कि आप सबको साथ में लेके चलें, आपको अहंकार आ गया। आखिर सबसे ज़्यादा कांग्रेस में सभाएं हुई वो ज्योतिराज सिंधिया की थी, सबसे ज़्यादा कांग्रेस में डिमांड थी सभा के लिए तो ज्योतिराज सिंधिया की थी। कमलनाथ जी को कोई भाषण सुनने नहीं बुलाता था। आप लोग भी सबसे बड़ा खतरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ही मान रहे थे उस हम भी समय। मानते थे कि ये एक आकर्षक चेहरा है और ये हमें डैमेज करेगा, बाकी हमें कोई कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी कोई चिंता नहीं थी। और मैं कह सकता हूँ कि पिछले कांग्रेस की सरकार बनाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की एक महती भूमिका थी, पर उनको प्रॉपर सम्मान देना चाहिए। सम्मान नहीं दिया, सार्वजनिक रूप से जो अपमान किया, जब उन्होंने चंबल की एक सभा में ये कहा कि यदि किसानों की मांग मंजूर नहीं हुई तो मुझे सड़क पर आना पड़ेगा, तो एकदम तेवर में कमलनाथ जी ने कहा कि आ जाएं सड़क पर वो। अब इस प्रकार यदि एक जवाबदार कार्यकर्ता के आप अपमान करोगे तो उन्होंने फिर सड़क पे कमलनाथ जी को ला दिया। MP से के चुनाव में आप और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आमने सामने थे। वो बड़ा चुनाव भी जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव माना गया था। बड़े दमदारी से आप दोनों ने जो है वो चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी और आपने भी। और उसके बाद लंबे समय तक ये था कि आप दोनों के बीच शायद बहुत उस तरह की उतनी आत्मीयता जो है वो महसूस नहीं की लोगों ने, मीडिया ने भी खासकर। पार्टी में आने के बाद आपकी उनसे बात हुई, और बात हुई तो कैसे रहे, शुरुआती बात क्या हुई आपकी? देखिए ये भी रहस्य आज आपको खोलता हूँ। देखिए ज्योतिराज सिंधिया जी की और मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी और मेरी मित्रता कराई अरुण जेटली जी ने। अरुण जेटली जी नहीं रहे अब। उन्होंने जो शब्द कहा मैं आपको बता देता हूँ। बोले बाल मेरा पुत्रवत है। बाल मतलब ज्योतिराज सिंधिया। ज्योतिराज सिंधिया को वो बाल बोलते थे। बाल मेरा पुत्रवत है, इसका तुम ध्यान रखना। लगभग 2-3 साल तक हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही हमारी केमिस्ट्री। इसी बीच में क्रिकेट के आपसी विवाद हुए। मैं इंदौर में कुछ क्रिकेटर हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, क्योंकि मेरे मुंह से नाम लेने से उनका साइज बढ़ जाएगा, इसलिए उनका नाम नहीं लूँगा, जिनका मैं बहुत सम्मान करता था। एक दिन बात करते करते उनके आँख में आंसू आ गए कि ये क्रिकेट एसोसिएशन बर्बाद हो जाएगा, आप इसमें आओ। इंदौर के सब क्रिकेटर्स ने मुझे इंदौर डिवीज़न का चुनाव लड़ाया, मैं चुनाव जीता। सब इंदौर के लोग थे। बाद में पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने ही कहा कि अब MPCA का भी चुनाव लड़ना। मैंने कहा ठीक है, मैं MPCA का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया। वो सारे लोग गायब हो गए, उन सब ने मुझे धोखा दिया। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आपकी केमिस्ट्री कैसी रही? नहीं, खराब हो गई थी, जो पहले थी वो नहीं रही, ये बात सही है बिल्कुल। और पार्टी में अभी जब आए हैं उसके बाद आपकी उनसे बात हुई? हाँ, अच्छी हुई। हम लोगों की मुलाकात हुई जब तुलसीराम जी सिलावट उनके साथ सारे विधायक एक साथ आए, तो उनकी ज्वाइनिंग नड्डा जी के घर पे हुई। उसके बाद हम लोगों ने साथ में चाय नाश्ता किया, काफ़ी बात हुई उस वक्त। क्या कहा उन्होंने आपसे, सब जानना चाहते हैं? नहीं, क्या बात हुई आपकी? सामान्य बात हुई। मैं एक घटना बताता हूँ। जैसे राज्यवर्धन आए एकदम, जब हम सारा कार्यक्रम खत्म हो गया, राज्यवर्धन बोले मैं भाई साहब से कभी आँख से आँख नहीं मिला पाता हूँ। तो बोले क्यों? बोले ये मेरे पापा के दोस्त थे और मेरी हमेशा इन्होंने मदद करी, पर कई बार ऐसा होता था कि हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में काम करते थे। तो बोले मैं आपका दिल से बहुत इज्जत करता हूँ। तो ज्योतिराज सिंधिया बोले तुम क्या समझते हो, मैं भी करता हूँ। एकदम बोला हमारी भी केमिस्ट्री क्या थी, कभी अकेले हम बताएंगे तुमको। तो ऐसे जोर से ठहाके मार के हम सब लोग हंसे। तो खैर देखिए, मैं कभी भी परमानेंट दुश्मनी राजनीति में मानता ही नहीं हूँ। चुनाव 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि वो इसमें से कम 20-22 सीटों पर चुनाव जीत जाएगी। बिल्कुल नहीं हेमंत जी, देखिए मैं तो अभी 4 विधानसभा में होकर आया। लोग कांग्रेस के नाम पर हेट कर रहे हैं, मैं हेट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नफरत कर रहे हैं, इसलिए लेकिन कि जो लोग जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, लोगों का जो वहाँ वोटर हैं उनका ये कहना है कि साहब ये पैसे लेके आए हैं। वो एक बड़ा वो जो है वो इमेज को लेके उनको वहाँ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। देखिए तो ऐसा आखिर है, भाजपा कैसे लड़ेगी इस मुद्दे पे? देखिए दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? वो ये थोड़ी कह सकते कि हमने सिंधिया जी का अपमान किया। और सिंधिया जी के प्रति कमिटमेंट देखिए उनका, कि वो तो कैबिनेट मंत्री थे, तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत कैबिनेट मंत्री थे। अभी भी हम क्या उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। पर उनका कमिटमेंट देखिए सिंधिया जी के साथ। और कम से कम जो सिंधिया जी के साथ हैं लोग, उनके प्रति लोग ये कहें कि पैसे लेके, देखिए मैं 10 बुराई सिंधिया जी की गिना सकता हूँ, कर सकता हूँ, पर मैं ये नहीं कह सकता
कि वो आदमी भ्रष्ट है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो आदमी बेईमान है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो आदमी बिक सकता है, ये नहीं मैं कह सकता, कभी भी नहीं कह सकता, मेरी भली लाख दुश्मनी हो उनसे। पर वो सिंधिया जी के आदमी पैसे लेके ज्वाइन करें, ये तो आरोप ही मूर्खतापूर्ण है। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सिर्फ नीरा मूर्खता है। कोई उनको पर विश्वास नहीं करेगा कि सिंधिया जी पैसे में बिकेंगे। तो आज भाजपा की इस पे- तारीख में भाजपा इस पे लड़ क्यों नहीं रही है? भाजपा इस पे एग्रेसिव क्यों नहीं आ रही है एग्रेसिव। मैं कह रहा हूँ दावे से, कोई सिद्ध कर दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। एक भी व्यक्ति सिद्ध कर दे, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे ये नब्बू छब्बू जो नेता जो बोलते फिर रहे हैं, उन सबको चैलेंज देता हूँ। कोई एक सिद्ध कर दे कि पैसा दिया है। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में शिवराज जी के चेहरे को कहीं न कहीं जो शिवराज जी फेस थे उस चुनाव में, और वो चुनाव जो है वो भाजपा हारी। क्या इस समय जब कांग्रेस सरकार गिरी और नई सरकार बनी जिस समय, क्या और कोई ऑप्शन और कोई नाम भाजपा की तरफ से इसमें नहीं आ सकता था? देखिए, ऐसा है कि शिवराज जी का एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है 13-14 साल का मुख्यमंत्री पद का। जिस समय उन्होंने मुख्यमंत्री बने तो हमारी लीडरशिप ने सोचा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, मेरी कोई चर्चा भी नहीं हुई, कि इस समय जब कोविड-19 चल रहा है, बहुत संक्रमण काल है, ऐसे समय में एक अनुभवी मुख्यमंत्री बनता है तो शायद ठीक तरीके से काम चल पाएगा, और इसीलिए ये सोचकर उन्होंने बनाया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और निश्चित रूप से उनका अनुभव तो है। लोगों का था कि कैलाश जी भी हो सकते हैं, नरोत्तम मिश्रा भी हो सकते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री बनने नहीं, के। मेरा तो सवाल ही नहीं, मेरा तो मिशन अभी बाकी है जी। कलकत्ता वाला। अब क्या 6 महीने बाद तो वहाँ चुनाव है, तो मैं तो छोड़ के, अगर मुझे बोले भी तो मुख्यमंत्री तो मना करता कि मेरा अभी एक अधूरा काम है, वो करके फिर आऊँगा मैं। इस चुनाव में ये हो जाएगा? 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आप थे भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे रहस्योद्घाटन किए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पहली बार उन्होंने जो है अपने आप लोगों के बीच जो है वो उजागर की है। कैलाश जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।